वेलकम डियर एस्पेरेंट्स जेके एसएसबी फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट में जो इकोनॉमिक्स का कंपोनेंट है वो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। और आपके सिलेबस की पहली लाइन इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स बेसिक कंसेप्ट एंड प्रिंसिपल्स के ऊपर आज है लेक्चर नंबर 1। टोटल इस टॉपिक पे 2 से 3 लेक्चर्स आ जाएंगे। आज है पहला लेक्चर। आप स्क्रीन पे देख लीजिए कैसे आप हमारा कंप्लीट फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट का कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। अभी ये कोर्स आपको एप्लीकेशन पे ऑफर पे मिलेगा 700 रुपीज में। आप चेकआउट कर लीजिए कैसे ज्वाइन होना है। इस कोर्स में आपको कंप्लीट लेक्चर सीरीज मिलेगी, एमसीक्यू सीरीज मिलेगी, टेस्ट सीरीज मिलेगा और आपको नोट्स भी पीडीएफ्स भी मिलेंगे। और उसके साथ साथ अगर हमने बुक बनाई तो वो बुक भी आपको हम इसी बैच में डाल देंगे। ऑफर का बेनिफिट लेके 700 रुपीज में बेस्ट क्वालिटी कंटेंट कैसे हासिल करना है स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। ओके, चलिए। उसके अलावा हमारी एप्लीकेशन पे कुछ और भी कोर्सेज चल रहे हैं, इनको भी आप चेकआउट कर सकते हैं। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या कमेंट सेक्शन में लिंक होगी, उस लिंक के जरिए आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। अब हम आपका स्टार्ट करते हैं लेक्चर यहां से। इकोनॉमिक्स के ऊपर आज हम इंट्रोडक्शन स्टार्ट करने वाले हैं और आज का जो पहला लेक्चर होगा इसमें हम आपको बताने वाले हैं इकोनॉमिक्स के लफ्ज का मतलब, लिटरल मीनिंग क्या है और मकसद क्या है इकोनॉमिक्स का। इकोनॉमिक्स, इकोनॉमी और इकोनोमेट्रिक्स क्या है जिस पे अभी रिसेंटली क्वेश्चन पूछा गया है। उसके साथ साथ हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक्स या ऑरिजिन ऑफ इकोनॉमिक्स, एंशिएंट थिंकर्स का क्या फोकस था, फिर 18th सेंचुरी में किस तरह से इकोनॉमिक्स एक सब्जेक्ट बना, सेपरेट डिसिप्लिन बना जब एडम स्मिथ की एंट्री होती है। और उसके बाद एडम स्मिथ के बाद बहुत सारे इकोनॉमिस्ट्स ने अलग अलग टाइम पे डेफिनिशंस दी। 5 डेफिनिशंस या 5 स्टेजेस ऑफ एवोल्यूशन हम देखते हैं इकोनॉमिक्स में, जिसमें हम इकोनॉमिस्ट क्या की डेफिनेशन का नाम क्या है और डेफिनेशन का मतलब क्या है, कौन सी बुक में डेफिनेशन दी, कौन से साल में वो बुक आई या डेफिनेशन आई, किस इकोनॉमिक्स के स्टेज में या एरा में वो इकोनॉमिस्ट ने वो डेफिनेशन दी। इन के ऊपर क्वेश्चंस बहुत बार आए हैं और आज के लेक्चर में हम ये भी देखेंगे कि फादर और इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी रिलेटेड टू इकोनॉमिक्स, और इसके ऊपर भी बहुत बार क्वेश्चंस आए हैं। आपके भी एग्जाम में क्वेश्चंस आने के बहुत ज्यादा चांसेस है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको बता दूं इकोनॉमिक्स का फादर है एडम स्मिथ। फादर ऑफ इकोनॉमिक्स एडम स्मिथ। अगर सवाल आए फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स तो एडम स्मिथ आप लिखेंगे, फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स तो एडम स्मिथ आप लिखेंगे। वो बात अलग है कि मैं यहां पे आपको जब लास्ट में आज के लेक्चर में फादर बता दूंगा मैं उसमें आपको कि अगर मॉडर्न इकोनॉमिक्स का फादर में दो ऑप्शंस आए, एडम स्मिथ भी और पॉल सैमुअल्सन भी, तो कौन सा ऑप्शन आपको टिक करना है। माइक्रो इकोनॉमिक्स में अगर दो ऑप्शन आए, एल्फ्रेड मार्शल भी और एडम स्मिथ भी, कौन से ऑप्शन को टिक करना है वो हम आज ही के लेक्चर में एंड में आपको क्लियर करेंगे। फिलहाल इतना ही आप याद रखो जितना मैं बता रहा हूं। फादर ऑफ इकोनॉमिक्स एडम स्मिथ, फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स एडम स्मिथ, माइक्रो इकोनॉमिक्स का फादर एडम स्मिथ। ओके। अब सर इकोनॉमिक्स हमने देखा है कभी कभी इकोनॉमी किताब पे लिखा होता है, फर्क क्या है, और इकोनोमेट्रिक्स बड़ा इंपॉर्टेंट है, फर्क क्या है। अगर आप थ्योरी पढ़ते हैं, लॉज पढ़ते हैं, प्रिंसिपल्स पढ़ते हैं जो कि हर कंट्री में एप्लीकेबल है, जैसे जीडीपी आपने देखा और जीडीपी की डेफिनेशन क्या है, उसकी थ्योरी, लॉज, प्रिंसिपल्स, थिंकर्स ने क्या बोला है जीडीपी पे, वो हर कंट्री के ऊपर यूनिवर्सल है, एप्लीकेबल है। जीडीपी की डेफिनेशन कंट्री टू कंट्री चेंज नहीं होती, पूरी दुनिया में वो यूनिवर्सल है। ये जीडीपी आपने देखा क्या है, सारा कुछ इसके रिलेटेड देखा तो ये इकोनॉमिक्स है। लेकिन जीडीपी किसी कंट्री का, स्टेट का, यूटी का कितना है, जब आप जीडीपी देखते हैं अप्लाई करके कितना है, प्रैक्टिकल करते हैं कितना है, किसी पीरियड ऑफ टाइम में या पिछले साल में कितना बढ़ा या आने वाले साल में कितना होगा वगैरह वगैरह, जब आप प्रैक्टिकल करते हैं तो वो इकोनॉमी है। जब आप इकोनॉमिक्स की नॉलेज को अप्लाई करते हैं वो इकोनॉमी है। और जब भी आप प्रैक्टिकल करते हैं, अप्लाई करते हैं, आप किसी एरिया के ऊपर अप्लाई करते हैं। इसीलिए
आपने सुना होगा इंडियन इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमिक्स नहीं, आपने सुना होगा इकोनॉमी ऑफ पंजाब स्टेट, इकोनॉमिक्स नहीं, इकोनॉमी सुना होगा। उसी के साथ साथ आपने सुना होगा इकोनॉमी ऑफ J&K UT, इकोनॉमी सुनते हो आप, इकोनॉमिक्स आप नहीं सुनते हैं। ठीक है, तो जब भी एरिया की बात हो, किसी कंट्री, स्टेट, यूटी, डिस्ट्रिक्ट वगैरह, तो वो इकोनॉमी है। यहां पे आप अनएम्प्लॉयमेंट पढ़ते हैं, यहां पे देखते हैं अनएम्प्लॉयमेंट अप्लाई करके कितना है। यहां पे आप नेशनल इनकम देखते हैं, यहां पे देखने नेशनल इनकम कितना है। यहां पे आप थेरीज रिलेटेड टू इन्फ्लेशन पढ़ते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट पढ़ते हैं, पुअर्टी पढ़ते हैं। यहां पे आप थेरी पढ़ते हैं, लॉज प्रिंसिपल्स पढ़ते हैं, यहां पे आप थिंकर्स को समझते हैं। लेकिन यहां पे आप वही जो आपने पढ़ा उसको अप्लाई करते हैं। इन्फ्लेशन कितना है, अनएम्प्लॉयमेंट कितना है, पुअर्टी कितना है, नेशनल इनकम कितना है, जीडीपी कितना है J&K UT का, ग्रो हुआ, कम हुआ, पिछले सालों से ग्राफ कैसे चल रहा है, वो प्रैक्टिकल जब आप देखते हैं तो इकोनॉमी है। इकोनोमेट्रिक्स होता है जब आप इकोनॉमिक्स के साथ साथ डाटा जोड़ते हैं, स्टैटिस्टिक्स और मैथ को जोड़ते हैं। जब आप इकोनॉमिक्स के साथ स्टैटिस्टिक्स और मैथ को जोड़ते हैं, मतलब डाटा को जोड़ते हैं, तो वो बन जाता है आपका इकोनोमेट्रिक्स। याद रखना, सवाल आते हैं। अब सर, इकोनॉमिक्स लफ्ज का मतलब सुनिए। इकोनॉमिक्स जो है ये असल में ग्रीक टर्म्स से निकला है। ओको और नोमिया, ये दोनों ग्रीक टर्म्स है। तो इकोनॉमिक्स का वर्ड जो का जन्म हुआ है असल में ग्रीक टर्म्स से, ये वर्ड निकला है इकोनॉमिक्स। ग्रीक टर्म कौन कौन सा? ओको और नोमिया। ओको का मतलब है घर, नोमिया का मतलब है घर को चलाना, मैनेजमेंट। तो इकोनॉमिक्स जिस ग्रीक टर्म से निकला है, ओकोनोमिया, उस ग्रीक टर्म का मतलब है घर को चलाना, मैनेजमेंट ऑफ हाउस या मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड। और ये एरिस्टोटल, देखो ना, ग्रीक से निकला है, तो एरिस्टोटल भी ग्रीक का थिंकर था, या ग्रीक थिंकर आप बोल सकते हैं, या ग्रीक फिलॉसफर आप बोलिए। तो एरिस्टोटल जो ग्रीक थिंकर, ग्रीक फिलॉसफर जो था, उसने एक किताब लिखी पॉलिटिक्स, जिसमें उसने बोला इकोनॉमिक्स जो है वो है मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड। तो ये ओकोनॉम या मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड इकोनॉमिक्स को किसने बोला? अरिस्टोटल ने, जिसने इकोनॉमिक्स को बोला इकोनॉमिक्स इज साइंस ऑफ हाउस होल्ड मैनेजमेंट। ये किस बुक में बोला? पॉलिटिक्स में। किसने? अरिस्टोटल ने। कहां से था? ग्रीस से। और ये कब बोला? 4th सेंचुरी बीसी में बोला। 4th सेंचुरी बीसी मतलब 400 बीसी से लेके 301 बीसी का टाइम पीरियड जो है, उसी को बोलते हैं 4th सेंचुरी बीसी। आपको इतना समझ आ रहा है? ठीक है। अब आपके दिमाग में सवाल होगा, सर इकोनॉमिक्स ग्रीक टर्म ओकोनॉमिया से निकला, मतलब घर को चलाना। सर हमने तो सुना था इकोनॉमिक्स एक किताब है, सब्जेक्ट है। आप तो बोल रहे हो ये तो हुआ घर को चलाना। देखो बच्चा, कनेक्शन क्या है? इकोनॉमिक्स और घर चलाने में कनेक्शन क्या है? असल में इस दुनिया में जितने भी घर जिस तरह से चलते हैं, उसी को बोलते हैं इकोनॉमिक्स। आपका घर फॉर एग्जाम्पल ये है, और आपकी फैमिली मेंबर्स फॉर एग्जाम्पल ये है, तो क्या होता है घर में? वही इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन बन जाती है। घर में क्या होता है? घर में अलग अलग रिसोर्सेज आते हैं, अलग अलग रिसोर्सेज घर में होते भी हैं और आते भी हैं। जैसे घर में पैसा आता है सैलरी से या बिजनेस से, घर में राइस भी आ सकता है, घर में अगर एग्रीकल्चर करते हैं तो व्हीट भी आ सकता है, घर में इलेक्ट्रिसिटी भी आती है, वाटर भी आता है, घर में जमीन भी होता है, घर में लेबर भी आता है काम करने के लिए कभी कभी। तो घर में जितना भी कुछ एटसेट्रा, मतलब जो भी आप घर में इस्तेमाल करते हैं वो है रिसोर्स। रिसोर्स का मतलब है जो भी आप इस्तेमाल करते हैं, शॉर्ट में। अब सुनो इकोनॉमिक्स क्या हमें बताता है, और घर में क्या होता है। घर में हेड ऑफ द फैमिली पता है क्या करता है? जो घर को चलाता है, हाउस होल्ड को जो चलाता है, वो क्या करता है? वो इन रिसोर्सेज को इस तरह से इस्तेमाल करता है, इस तरह से इस्तेमाल करता है, इन रिसोर्सेज को इस्तेमाल इस तरह से करता है कि घर में सबसे ज्यादा बेनिफिट आ जाए, घर में फायदा आ जाए। और यही है इकोनॉमिक्स। किस तरह से रिसोर्सेज को इस्तेमाल किया जाए
ताकि ज्यादा से ज्यादा फायदा आए। यही है सिंपल डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स, और हर घर में यह होता है। और जो भी रिसोर्स घर में आता है वो लिमिटेड होता है, कम होता है। पैसा आता है वो कम होता है, राइस कम होता है, इलेक्ट्रिसिटी कम ही लगता है, वाटर कम ही लगता है, जमीन इंसान को कम ही लगता है, क्योंकि हमारे वांट्स लालच बहुत ज्यादा है। घर में जो भी जिसका भी घर हो, हमारे अनलिमिटेड वांट्स होते हैं और रिसोर्सेज के अल्टरनेट यूजेस होते हैं, जिसकी वजह से रिसोर्स कम पड़ जाता है। ये पैसा क्यों कम पड़ा? क्योंकि हमें चाहिए सब कुछ। हमें कार चाहिए, एजुकेशन चाहिए, ट्रांसपोर्ट चाहिए, क्लोथ्स के लिए पैसा चाहिए, अल्टरनेट यूजेस होते हैं पैसों के। ये पैसा क्यों कम पड़ता है? लिमिटेड रिसोर्स क्यों है? क्योंकि हमारे अनलिमिटेड वांट्स है और इस पैसे के अल्टरनेट यूजेस भी है। हमारे अनलिमिटेड वांट्स है, कार में, एजुकेशन में, ट्रांसपोर्ट में, क्लोथ्स में, फूड में, ओके, मोबाइल में, कंस्ट्रक्शन में, इसी के साथ साथ इलेक्ट्रिसिटी का बिल, वाटर बिल चुकाने में, इस सब में ये पैसा इस्तेमाल होता है। तो हेड ऑफ द फैमिली क्या करता है? इस तरह से इन लिमिटेड रिसोर्सेज को, इस पैसे को इस्तेमाल करता है कि ताकि ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट आए। रिसोर्स लिमिटेड क्यों है? क्योंकि हमें सब कुछ चाहिए, अनलिमिटेड वांट्स। और इतना ही नहीं, रिसोर्स इसलिए भी कम है क्योंकि अल्टरनेट यूजेस है। कार में भी यूज है, एजुकेशन में भी पैसा लगता है, ट्रांसपोर्ट पे भी पैसा लगता है, क्लोथ्स पे भी पैसा लगता है, फूड पे भी लगता है, मोबाइल पे भी लगता है, कंस्ट्रक्शन पे भी लगता है, बिल चुकाने में भी लगता है। हर फैमिली में ये मसला है। लिमिटेड रिसोर्स है, ऊपर से वांट्स तो ये सारे हैं, और लिमिटेड रिसोर्सेज के देखो कितने यूजेस है, अनलिमिटेड यूजेस है। अब सवाल है कि कौन सा चुने, कौन सा छोड़े। हर एक फैमिली ये करता है, हर घर की ये कहानी है, कौन सा चुने, कौन सा छोड़े। देखो, बच्चों की एजुकेशन इंपॉर्टेंट है, कार को कैंसिल करते हैं। ट्रांसपोर्ट भी चाहिए, ठीक है, क्लोथ्स भी चाहिए, फूड भी चाहिए, चलो मोबाइल थोड़ा सा पोस्टपोन करते हैं, ठीक है ना। कंस्ट्रक्शन भी अभी नहीं करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी बिल और वाटर बिल भी चाहिए। तो हमने किसी को क्रॉस मारा, किसी को टिक मारा, हमने चॉइस किया। जब भी पैसा, मतलब लिमिटेड रिसोर्स हो, पैसा कम हो, और यहां से अनलिमिटेड वाट्स हो और अल्टरनेट यूजेस भी हो, तो टिक और क्रॉस करना पड़ता है, चूज करना पड़ता है, जिसको बोलते हैं प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। हर घर की ये कहानी है कि पैसा से बहुत कुछ कर सकता है, लेकिन कम पैसा होने की वजह से कुछ करते हैं, कुछ नहीं करते। ये चॉइस जब बनाते हैं, क्या खरीदेंगे, क्या नहीं खरीदेंगे, क्या लाएंगे, क्या छोड़ेंगे, ये जब आप चॉइस करते हैं, इसी को बोलते हैं इकोनॉमिक प्रॉब्लम। मेन इकोनॉमिक प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। और इकोनॉमिक्स हमें दिखाता है किस तरह से आप बेटर चॉइस करके मैक्सिमम बेनिफिट ला सकते हैं। इतना ही नहीं, आप देखो यहां पे एक और एग्जांपल मैं आपको दूंगा। आपकी ही कहानी, आपके पास 100 रुपए है, रिसोर्स है आपके पास 100 रुपए, लेकिन आपके पास 100 रुपए, आपको पिज्जा भी खाना है 80 रुपीज का, एग्जाम्पल, आपको दूध पीना है 20 रुपए का, एग्जाम्पल, आपको कुरकुरे या लेज खाना है फॉर एग्जाम्पल, ये आप 40 रुपए का, 20 और 20 40 फॉर एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं। आपको टी पीनी है 20 रुपए की, आपको लंच करना है 60 रुपीज का, एग्जाम्पल दे रहा हूं। आपको एटसेट्रा लिखूंगा, क्योंकि आपको अगर मैं छोड़ूं तो आप तो बोलेंगे सर हमें पूरी दुनिया की चीजें चाहिए। अनलिमिटेड वांट्स है आपके पास, तो ये कुछ ही वांट्स मैंने रखे। तो मैं बता रहा हूं आपके पास 100 रुपए है, और उस 100 रुपए के इतने सारे अल्टरनेट यूजेस है, और मतलब ये आपके अनलिमिटेड वांट्स में मानता हूं, और ये अल्टरनेट यूजेस है उस 100 रुपए के, मतलब 100 रुपए के अलग अलग यूजेस है, अल्टरनेट यूजेस, या ये अनलिमिटेड वांट्स है। अब सवाल है कौन सा टिक करोगे, कौन सा क्रॉस करोगे। इसी को बोलते हैं प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। आप बोलोगे पिज्जा को छोड़ो, सेहत खराब होती है। मिल्क को पिएंगे, वेरी गुड, दूध पिएंगे। कुरकुरे लेज छोड़ो, सेहत खराब हो जाएगी। 20 रुपीज, 100 रुपीज के अंदर अंदर आपको चुनना है। चलो चाय भी पिएंगे और लंच भी करेंगे। चलो पिज्जा को छोड़ो, कुरकुरे लेज को छोड़ो, सेहत खराब होएगी। आपने बाकियों को छोड़ा इसलिए क्योंकि आप मैक्सिमम बेनिफिट उठाना चाहते हैं। इकोनॉमिक्स यही सिखाती है किस तरह से आप बेटर चॉइस करेंगे, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस को किस तरह से टैकल करेंगे। मैक्सिमम बेनिफिट आपने उठाया, क्यों? मिल्क पिया, बेनिफिट हो गया। ट्रांसपोर्ट में भी बेनिफिट, सॉरी चाय पी, वो भी ठीक है, बेनिफिट है। लंच किया, लंच से सेहत बनेगी, ठीक है, बेनिफिट हो गया। कुरकुरे लेज और पिज्जा को आपने छोड़ा, आपने बेटर चॉइस की। प्रॉब्लम ऑफ चॉइस को जब आप टैकल करते हैं बहुत अच्छी तरह से, वो इकोनॉमिक्स आपको सिखाता है। ओके, तो अनलिमिटेड वांट्स जब भी हो,
लिमिटेड रिसोर्सेज हो, पैसा कम हो, यहां से अनलिमिटेड वाट्स हो, एक प्रॉब्लम आ जाती है। उस प्रॉब्लम का नाम बताओ, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। हालांकि हमें आगे के नेक्स्ट लेक्चर में बाकी और इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स भी पढ़ने हैं और वहां पे प्रॉब्लम ऑफ चॉइस को भी हम फिर से थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, लेकिन फिलहाल इतना याद रखा आपने। ओके ओके ओके। अच्छा, एक बात कहूं, देखो ना, जमीन है, जमीन जमीन है आपके पास रिसोर्स, लेकिन आप जमीन को इस तरह से इस्तेमाल करेंगे ताकि मैक्सिमम बेनिफिट आए। और जमीन जो रिसोर्स है वो कम क्यों पड़ता है? क्यों? प्रॉब्लम ऑफ चॉइस यहां भी करनी पड़ेगी। पता है क्यों? क्योंकि जमीन के भी अनलिमिटेड वांट्स है, आपके जमीन के ऊपर भी अल्टरनेट यूजेस है जमीन के ऊपर। कैसे? ये जमीन आप जो है एग्रीकल्चर में यूज करोगे क्या? रेजिडेंशियल के लिए यूज करोगे? कमर्शियल आप शॉप बनाएंगे क्या? आप इसको पार्किंग के लिए करेंगे? आप इसके ऊपर फैक्ट्री डालेंगे? तो जमीन के भी अल्टरनेट यूजेस है। आप क्या क्रॉस करोगे, क्या टिक करोगे, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस हर एक घर को आती है। प्रॉब्लम ऑफ चॉइस इस तरह से करना, मैक्सिमम बेनिफिट उठाए। ओके, इतना ही नहीं, लेबर को काम कहां कराए? किचन में कराए, बाहर कराए, फैक्ट्री में कराए, एग्रीकल्चर में कराए। तो यहां पे भी आपको अल्टरनेट यूजेस होते हैं, अनलिमिटेड वांट्स आपके हैं, कहां कहां कराए। तो प्रॉब्लम ऑफ चॉइस चॉइस करनी पड़ेगी मैक्सिमम बेनिफिट उठाने के लिए। ओके, अच्छा, वाटर ड्रिंकिंग में लगाए, इरिगेशन में लगाए, इंडस्ट्री में लगाए, वॉशिंग में लगाए, आपको टिक क्रॉस करना पड़ेगा, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, ताकि मैक्सिमम बेनिफिट आए। इकोनॉमी हमको सिर्फ इतना ही सिखाती है जो मैं आपको बता रहा हूं, इतना ही नहीं। अगर ये तो घर की कहानी हुई, ये तो घर की कहानी हुई, और इसी घर की कहानी के उस बेसिस पे इकोनॉमी है। अब अगर हम आज के दुनिया में देखें तो कंट्री लेवल, इंटरनेशनल लेवल, स्टेट लेवल, यूटी लेवल पे ये यही चलता है, पूरी इकोनॉमिक्स में यही चलता है। मैं आपको एग्जांपल देता हूं इंडिया की, चलो छोड़ो छोड़ो घर को, इंडिया की, ये इंडिया है और इंडिया के पास 100 करोड़ है बजट, पैसा 100 करोड़ है बजट। और इंडिया जो कंट्री है, हमको चाहिए टूरिज्म भी, हमको चाहिए टेक्नोलॉजी पे भी पैसा लगाए। मतलब हम किस पे पैसा लगाए? 100 करोड़ टूरिज्म पे लगाए, टेक्नोलॉजी पे लगाए, इंफ्रास्ट्रक्चर पे लगाए, एग्रीकल्चर पे लगाए। मतलब गवर्नमेंट किस पे पैसा लगाए? बजट जो गवर्नमेंट का होता है, हेल्थ पे लगाए, एजुकेशन बढ़ाने में लगाए, इंडस्ट्रीज में लगाए, या बाकी में लगाए? तो बताइए। तो कंट्री लेवल पे भी डिसाइड करता है गवर्नमेंट कि मैं किसको क्रॉस करूं, किसको टिक करूं, या किसको कम करूं, किसको ज्यादा करूं। देखता है किसकी क्या नीड है और देखता है सबसे ज्यादा मैक्सिमम बेनिफिट किस में आएगा, किसको क्रॉस टिक करने में, चॉइस किस में करेंगे। हो सकता है हम किसी पे कम ध्यान देंगे, किसी पे ज्यादा ध्यान देंगे। तो टूरिज्म, टेक्नोलॉजी पे, एजुकेशन पे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे, इसी तरह हेल्थ पे, तो किस पे पैसा लगाए। तो यही तो इकोनॉमिक्स है। समझ आ रहा है ना आपको? अब मुझे बताइए इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन, हाउ टू यूटिलाइज मिनिमम रिसोर्सेज या लिमिटेड रिसोर्सेज या सिक्योर रिसोर्सेज, हाउ टू यूटिलाइज टू गेट मैक्सिमम बेनिफिट, यही है इकोनॉमिक्स। अब यहां पे देखो, इकोनॉमिक्स में मुझे बताओ लिमिटेड रिसोर्सेज कैसे यूटिलाइज करें, यूज करें ताकि मैक्सिमम बेनिफिट आए। ये इकोनॉमिक्स की सिंपल डेफिनेशन है। लिमिटेड रिसोर्सेज जब होए और अनलिमिटेड वांट्स हो या अल्टरनेट यूजेस हो, याद रखना एक प्रॉब्लम अराइज होती है, उस प्रॉब्लम को मुझे बताइए, बहुत बार आता है ये सवाल, उसको बोलते हैं प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। कब अराइज होती है? जब पैसा कम हो, मतलब रिसोर्सेज लिमिटेड हो, वहां से अल्टरनेट यूजेस भी हो और अनलिमिटेड वांट्स हो, तब एक प्रॉब्लम अराइज होती है जिसको बोलते हैं प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। क्या चूज करना है, क्या चूज नहीं करना है, याद रखना इसको, ठीक है। और ये घर घर की कहानी है इकोनॉमिक्स। ये किसने बोला कि घर को चलाना इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिया है? ये एरिस्टोटल ने बोला। हालांकि एरिस्टोटल ने इकोनॉमिक्स को कैसे डिफाइन किया? इकोनॉमिक्स इज साइंस ऑफ हाउस होल्ड मैनेजमेंट। ओके, चलिए अब हम आगे चलते हैं, हिस्ट्री पे। इकोनॉमिक्स थोड़ा बेसिक आपको समझना था, अब हम हिस्ट्री पे चलते हैं। तो देखिए, अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो जब इंसान इस दुनिया में आया तो सबसे पहले उसने क्या किया? हंटिंग एंड फूड गैदरिंग। हंटिंग किया जिसमें ज्यादातर मेन इन्वॉल्व थे, फूड गैदरिंग किया जिसमें ज्यादातर वुमेन इन्वॉल्व थे। तो हंटिंग एंड फूड गैदरिंग ही उन दिनों था। लेकिन इंसान ने धीरे धीरे एग्रीकल्चर किया और खुद के लिए एग्रीकल्चर किया, सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर, अपने लिए राइस व्हीट बनाया, सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर। धीरे धीरे इंसान को लगा नहीं, मुझे ज्यादा बनाना चाहिए, तो एग्रीकल्चर जो किया इंसान ने वो सरप्लस किया। सरप्लस मतलब ज्यादा बनाया। अब जब एक इंसान ने
ज्यादा सरप्लस बनाया, ज्यादा व्हीट बनाया, ज्यादा राइस बनाया, ज्यादा एप्पल्स बनाए, ठीक है ना, तो फिर उसको लगा कि मेरी जो नीड थी उसके बाहर हो रहा है, तो जितना एक्स्ट्रा है उसको क्यों ना मैं आगे किसी इंसान को, किसी इंसान को, किसी इंसान को दूं, और जो मुझे जरूरत होगा वो उस इंसान से लूं। तो एक्सचेंज होना स्टार्ट हुआ, डायरेक्ट एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होना स्टार्ट हुआ। इसने बोला क्यों ना मैं एप्पल्स इसको दूं और इससे शुगर लूं, इससे शुगर लूं। मैंने एप्पल्स ज्यादा बनाए, इसने शुगर ज्यादा बनाया, तो जो सरप्लस इसका है वो मुझे देगा, जो मेरा सरप्लस है मैं उसको दूंगा, हम एक्सचेंज करेंगे गुड्स को या सर्विसेज को। तो जब इंसान ने सरप्लस एग्रीकल्चर करना स्टार्ट किया तो उसने बाकियों के साथ डायरेक्ट एक्सचेंज करना स्टार्ट किया, डायरेक्ट मगर इनडायरेक्ट नहीं, डायरेक्ट एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अभी बताऊंगा आपको इनडायरेक्ट क्या होता है। जब यहां पे डायरेक्ट एक्सचेंज हुआ ना, तो गुड्स गुड्स का ही एक्सचेंज नहीं हुआ, गुड्स को सर्विसेज के साथ भी एक्सचेंज हुआ, सर्विसेज को सर्विसेज के साथ भी एक्सचेंज हुआ। तो गुड्स एंड सर्विसेज भी याद रखना। जैसे एग्जांपल के तौर पे दो इंसान है, दो इंसान है, इसने इसको राइस दिया, इसने इसको वीट दिया, मतलब इसने गुड़ दिया, इसने गुड़ दिया, तो हो गया डायरेक्ट एक्सचेंज ऑफ गुड्स। यहां पे डायरेक्ट एक्सचेंज ऑफ गुड विद सर्विस हुआ। इसने इसको एप्पल दिया मतलब गुड, और इसने एप्पल के बदले टीचिंग दिया, इसने बोला मैं टीच कराऊंगा, इसने सर्विस दी, सर्विस है टीचिंग। इसने बोला चलो मैं ड्राइविंग, आपको ड्राइविंग कराता हूं, मैं ड्राइवर आपका बनता हूं, आप मेरे डॉक्टर बनो, हेल्थ केयर बनो। तो ठीक है, इसने बोला ठीक है आप ड्राइविंग की सर्विस दो, मैं आपको हेल्थ केयर की सर्विस देता हूं। तो एक्सचेंज होना स्टार्ट हुआ, गुड गुड के साथ, गुड सर्विस के साथ, और सर्विस सर्विस के साथ एक्सचेंज होना स्टार्ट हुआ। गुड होता है जिसको टच करेंगे, राइस व्हीट एप्पल। सर्विस होता है जिसको टच नहीं कर सकते, टीचिंग, ड्राइविंग, हेल्थ केयर। टच कर सकते हो आप मेरी टीचिंग को? नहीं। ड्राइविंग को टच कर सकते हो? नहीं। ठीक है ना, ड्राइवर को कर सकते हो लेकिन उसकी ड्राइविंग को नहीं। टीचर को कर सकते हो टीचर गुड है लेकिन उसकी टीचिंग को नहीं। टीचिंग को आप पैसे देते हो, ठीक है, मैं आपको आगे समझा दूंगा गुड्स एंड सर्विसेज डिटेल में, हमें ये डिटेल में पढ़ना है। चलो अब सवाल है, जब इंसान ने सरप्लस इसको दिया और इससे इसका सरप्लस लिया, डायरेक्ट एक्सचेंज जब हुआ गुड्स एंड सर्विसेज का, डायरेक्ट एक्सचेंज जब हुआ गुड्स एंड सर्विसेज का, उसी को बोलते हैं बार्टर सिस्टम। सिर्फ सरप्लस ही नहीं, इनका ये हुनर लिया, ये हेल्थ केयर डॉक्टर था, इनका हुनर लिया, किसी को ड्राइविंग आती थी फॉर एग्जाम्पल, तो क्या क्या सर्विस दी, ठीक है ना। चलो अब सवाल है सर, ये जो डायरेक्टली एक्सचेंज करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज का, ये जो आप इधर समझा रहे थे डायरेक्ट एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस, इसको बोलते क्या थे? मैंने अभी बोला आपको, इसको बोलते थे बार्टर सिस्टम, नून एज बार्टर सिस्टम। अब बार्टर सिस्टम सर था, लेकिन आजकल ये बार्टर सिस्टम नहीं है, क्योंकि इसकी कुछ प्रॉब्लम्स थी, इसीलिए ये बार्टर सिस्टम को हटा दिया गया। क्यों? क्योंकि डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स होना चाहिए, जो इसको चाहिए इससे वो मिलना चाहिए, नहीं तो ये ढूंढता रहेगा। ये राइस वाले को व्हीट मिलना चाहिए, लेकिन ये बोलता है एप्पल दूंगा। ये इसके पास गया, इसने बोला नहीं टीचिंग दूंगा। इसके पास गया, इसने बोला ड्राइविंग दे सकता हूं। इसके पास गया, बोला कि मेरा तो हुनर है, सर्विस है, मैं डॉक्टर हूं, हेल्थ केयर दे सकता हूं, लेकिन इस राइस वाले को व्हीट चाहिए। इसको ढूंढना पड़ा वो इंसान जिसके पास व्हीट ही होगा। तो डबल डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स होना चाहिए, जो इसको चाहिए और इसको जो चाहिए, डबल कोइंसिडेंस होना, दोनों दोनों राजी होने चाहिए। और ढूंढते ढूंढते कभी कभी खराब हो जाता था सामान, एप्पल्स जैसे फॉर एग्जांपल खराब होते थे। तो ये बार्टर सिस्टम का मसला था, डिफिकल्ट टू स्टोर या ट्रांसपोर्ट करना भी डिफिकल्ट था। फॉर एग्जांपल मैं आपको बता दूं, एप्पल्स वाला ढूंढता है कि मुझे टीचर चाहिए, वो इसने बोला मेरे पास राइस सरप्लस व्हीट है, इसके पास गए, इसके पास गए, तो ढूंढते ढूंढते यहां से भी डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स होना चाहिए, दोनों के वांट्स मिलने चाहिए, तब जाके एक्सचेंज करेंगे। ये था प्रॉब्लम सबसे इंपॉर्टेंट बार्टर से। और एक प्रॉब्लम क्या थी? स्टोर करने का था सामान, राइस को स्टोर, एप्पल को स्टोर, और ट्रांसपोर्ट। कभी कभी क्या होता है कि यहां से राइस को व्हीट चाहिए, तो आपको राइस का पूरा 50 किलो लेने पड़ते थे और फिर जाना पड़ता था बहुत दूर, 4-5-10 किलोमीटर दूर। तो ट्रांसपोर्ट की प्रॉब्लम, स्टोरेज की प्रॉब्लम, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वार्ड्स की प्रॉब्लम, इन सबको हटाता है, आगे पैसा बीच में आता है, बताऊंगा। और एक प्रॉब्लम थी, इंडिविजिबल गुड्स थे। इंडिविजिबल गुड्स का मतलब कि फॉर एग्जांपल किसी के पास काऊ थी, उसने एग्रीकल्चर डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स किया, उसके पास ज्यादा काऊ थे, लेकिन उसको चाहिए व्हीट,
उसको चाहिए वीट, तो उसको चाहिए सिर्फ 10 केजी वीट, यहां से काऊ थी। लेकिन बोलेगा कि मैं इतनी बड़ी गाय दूं आपसे, आप मुझे 100 रुपए का सामान दे रहे हो, तो काऊ को डिवाइड नहीं कर सकता था, ये प्रॉब्लम थी। काऊ को ये डिवाइड नहीं, तो काऊ को नहीं तो फिर मारना था, प्रॉब्लम थी। काऊ इतने सारे बेनिफिट्स उसको देते थे, दूध देती थी, बछड़ा देती थी, तो प्रॉब्लम आती थी डिवाइड नहीं कर सकता था। चाहिए इसको 10 केजी शुगर बस, या 1 किलो शुगर। 1 किलो शुगर के बदले काऊ नहीं दे सकता था, काऊ नहीं दे सकता था, डिवाइड नहीं होता था गुड्स, इनडिविजिबल, ये भी एक प्रॉब्लम थी। और नो फिक्स्ड वैल्यू ऑफ, नो फिक्स्ड यूनिट ऑफ वैल्यू। इसने 10 केजी राइस दिए, इसने बोला मैं 5 केजी ही वीट दूंगा। क्यों? क्योंकि वीट उतना ज्यादा नहीं प्रोड्यूस होता जितना ज्यादा राइस प्रोड्यूस होता है। इसने बोला नहीं, मुझे 10 केजी ही वीट चाहिए। तो यूनिट नहीं था, फिक्स्ड यूनिट, फिक्स्ड यूनिट नहीं था। इसने बोला ड्राइवर ने, देखो मैं आपको 1 महीना दूंगा, आप मुझे डेली 1-1 घंटा दे दो, मैं भी आपको डेली 1 आवर देता हूं 1 महीने के लिए। डॉक्टर ने बोला मैंने इतनी पढ़ाई की है, आप मुझे पूरा 1 महीना देंगे और मैं तो सिर्फ सिर्फ 2 दिन दूंगा। तो इसने बोला ड्राइवर ने, नहीं, जब मैं 30 दिन देता हूं 1-1 घंटा डेली, आप भी 30 दिन दो 1-1 घंटा डेली, ऐसा नहीं चलेगा। तो ये कोई यूनिट, फिक्स्ड यूनिट ऑफ वैल्यू नहीं था। तो ये प्रॉब्लम्स थे बार्टर सिस्टम में। ओके, अब सुनो, बार्टर सिस्टम को हटाने के लिए बीच में अब आया उसके बाद कमोडिटी मनी। पैसा आया, लेकिन जो आज आपके हाथ में है पैसा वो नहीं, कमोडिटी मनी आया। कमोडिटी मनी के बाद आया कॉइन्स आए, मेटल मनी। उसके बाद आया पेपर मनी जो आजकल आपके हाथ में है। उसके बाद आया बैंक मनी, बैंक में पैसा रखा, बैंक में चेक्स के फॉर्म में, पासबुक्स के जरिए, डिमांड ड्राफ्ट, डिमांड डिपॉजिट्स के जरिए बैंक में पैसा रहा, तो बैंक मनी। उसके बाद प्लास्टिक मनी आया, एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, प्लास्टिक मनी, एटीएम कार्ड। उसके बाद डिजिटल मनी आया, यूपीआई के जरिए, मतलब आप ऑनलाइन ट्रांसफर कर सकते हैं, डिजिटल मनी, फोन पे के जरिए, गूगल पे के जरिए। अलग अलग बैंक्स अलग अलग एप्लीकेशंस आपको देते हैं जिसकी वजह से आप ट्रांसफर कर सकते हो पैसा, ठीक है ना। ओके, उसके बाद आजकल के जमाने में क्रिप्टो करेंसी चल रही है, मतलब बिटकॉइंस या लिटकॉइंस या बिटकॉइंस। वो हम देखो, ये हमें आगे देखना है। आपको ये चीजें समझ आ रही होगी, बस इंट्रोडक्शन में आपको थोड़ा दे रहा हूं। हालांकि हम डिटेल में जब आपको मनी सिस्टम पढ़ाएंगे, मनी का एवोल्यूशन, तो तब हम डिटेल में पढ़ाएंगे। फिलहाल समझना है सिर्फ इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स में इतना। पुराने जमाने में जब सरप्लस हुआ तो गुड्स एंड सर्विसेज का जब डायरेक्ट एक्सचेंज हुआ तो बार्टर सिस्टम आया। बार्टर सिस्टम की प्रॉब्लम्स की वजह से कमोडिटी मनी आया। कमोडिटी मनी मतलब देखो, इतनी प्रॉब्लम्स थी, इनको हल करने के लिए अब हम क्या करेंगे, कमोडिटी कोई फिक्स करेंगे। एक देश, एक कंट्री, एक स्टेट या एक राज्य क्या करेगा, कोई जो एरिया है वो क्या करेगा, वो कोई कमोडिटी फिक्स करेगा। वहां के लोग बोलेंगे, देखो मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल ये ब्रिक है, ब्रिक हमने कमोडिटी रखी है बीच में। तो अब राइस का एक्सचेंज ब्रिक के साथ होगा, वीट का एक्सचेंज ब्रिक के साथ होगा, एप्पल का एक्सचेंज ब्रिक के साथ होगा, टीचिंग का एक्सचेंज ब्रिक के साथ होगा, ड्राइवर का एक्सचेंज ब्रिक के साथ होगा, हेल्थ केयर का एक्सचेंज ब्रिक के साथ होगा। ये ब्रिक बीच में एक्सचेंज ब्रिक बीच में होगी। कैसे? फॉर एग्जाम्पल ये जो ब्रिक है, ये ब्रिक का वैल्यू जो भी है, इससे आपको 10 किलो राइस मिलेंगे, लेकिन व्हीट मिलेंगे सिर्फ 8 किलो, एप्पल्स मिलेंगे सिर्फ 1 पाव या आधा किलो, ठीक है ना, टीचिंग मिलेंगे 10 लेक्चर्स। तो ये जो ब्रिक है, इसका वैल्यू रखा गया कुछ कि देखो ये ब्रिक जो है, ये राइस के 1 किलो है, व्हीट का आधा किलो है, फॉर एग्जाम्पल एप्पल का 1 पाव है, टीचिंग के 10 लेक्चर है, हेल्थ केयर के सिर्फ और सिर्फ ये 2 विजिट्स हैं डॉक्टर के, ड्राइवर के चलो कम से कम ये 15 दिन है ड्राइविंग के। तो ये ब्रिक बीच में कमोडिटी रखी, जो कमोडिटी एक्सेप्टेड थी उस सोसाइटी के अंदर, तो कमोडिटी मनी आया। फिर कमोडिटी मनी मतलब अब डायरेक्ट एक्सचेंज नहीं हो रहा था, बार्टर में डायरेक्ट हो रहा था, लेकिन अब बीच में कमोडिटी आई, डायरेक्ट हट गया, बीच में कमोडिटी आई। जिस तरह से आज पैसा है, आज पैसे का 100 रुपए का वैल्यू है। 100 रुपए में इतना राइस आएगा, 10 केजी आएगा, वीट तो सिर्फ 5 केजी आएगा, ये 10 केजी आएगा। 100 रुपए में आपको 10 या 20 क्लासेस मिलेंगे। 100 रुपए में आपको फॉर एग्जाम्पल 1 केजी एप्पल मिलेगा। 100 रुपए में आपको ड्राइवर के 7 दिन मिलेंगे। 100 रुपए में आपको 1 ही विजिट मिलेगा डॉक्टर के पास। तो यहां पे बीच में जिस तरह से कमोडिटी, उस तरह से आज मनी है। तो मनी भी है, इनडायरेक्ट एक्सचेंज है,
ओके, तो बार्टर था डायरेक्ट, उसके बाद इनडायरेक्ट ही आया, कमोडिटी, ये सारे के सारे इनडायरेक्ट थे। ठीक है ना, ये आपको समझना है या आपको बाकी नहीं समझना है, इतना ही समझना है। कमोडिटी मनी के बाद बोला नहीं, कमोडिटी तो इसमें भी प्रॉब्लम होती है। ब्रिक कौन उठाएगा 10 किलोमीटर दूर 10-10, 15-15 ब्रिक्स कौन उठाएगा? ठीक है ना, इतना ये तो हैवी है, और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, और पता नहीं दूसरे एरिया में ये ब्रिक्स का यही वैल्यू होगा, नहीं होगा, एग्जाम्पल दे रहा हूं। तो उसके बाद क्या बोला गया, नहीं कॉइन्स करेंगे हम, कॉइन आए, जो कॉइन्स आपने भी देखे होंगे, 1 रुपए के, 10 रुपए के, ठीक है ना, कॉइन्स। उसके बाद पेपर मनी, फिर बैंक में आ गया पैसा, चेक्स, पासबुक्स, डिमांड डिपॉजिट्स, फिर एटीएम कार्ड्स, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, फिर आपका ऑनलाइन ट्रांसफर पैसा, फोन पे, गूगल पे, यूपीआई, फिर आपका बिटकॉइंस, लिटकॉइंस, जो हम आगे भी कहीं ना कहीं देख लेंगे। फिलहाल हम आगे चलते हैं। आगे चलने से पहले एक और बात याद रखना, जो अभी रिसेंटली एग्जाम में आया था, वो ये है कि बार्टर सिस्टम जो है किस किस एंशिएंट सिविलाइजेशन में पाया जाता था। देखो, सबसे पहले मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन आपने सुना होगा, इंडस वैली सिविलाइजेशन, चाइनीज सिविलाइजेशन, इजिप्टियन सिविलाइजेशन, उन सभी सिविलाइजेशंस में याद रखना बार्टर सिस्टम ही होता था, डायरेक्ट एक्सचेंज होता था गुड्स एंड सर्विसेज का। अब हम आगे देखते हैं कि देखिए, पुराने जमाने के थिंकर या फिलोसफर इकोनॉमिक्स को क्या समझते थे, क्या मेन फोकस होता था, और उनकी बुक्स का नाम भी कभी कभी एग्जामिनर पूछता है। देखिए, एंशिएंट थिंकर या फिलोसफर में सबसे पहला नाम आता है, और ये तीनों के तीनों ग्रीक के हैं, एक इंडिया का है, और क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में है। पहले जन्म इसने लिया, फिर इसने और फिर अरिस्टोटल के बाद कौटिल्य आता है इंडिया का। देखिए, एंशिएंट थिंकर फिलोसफर जो है ग्रीक का ज़ीनोफोन, उसकी किताब आपको याद रखनी है, ओ इकोनॉमिकस। उसके बाद आया प्लेटो, वो भी ग्रीक का, उसकी किताब का नाम द रिपब्लिक। एरिस्टोटल भी ग्रीक का, उसकी किताब का नाम पॉलिटिक्स। और फिर आया कौटिल्य, जिसका और एक नाम चाणक्य है, इंडिया से, और उसकी किताब का नाम अर्थशास्त्र। देखो, ये जो किताबें थे ना, ये अलग से इकोनॉमिक्स के बारे में नहीं थे। एग्जाम्पल के तौर पे अर्थशास्त्र की अगर मैं बात करूं, ये पॉलिटिक्स के बारे में था, ये इकोनॉमिक्स के बारे में भी था, ये एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम के बारे में था, ये सोसाइटी के बारे में था। तो ये इकोनॉमिक्स उसी के अंदर एक पार्ट था इस बुक का। तो अलग से इकोनॉमिक्स एक डिसिप्लिन नहीं था, अलग से इकोनॉमिक्स एक सब्जेक्ट नहीं था, ये अलग से इकोनॉमिक्स को नहीं जोड़ते थे। ये सोसाइटी में ही इकोनॉमिक्स को, एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिटी, सोसाइटी, इन सब को जोड़ते थे इकोनॉमिक्स के साथ। और इनका मेन फोकस, जो एंशिएंट थिंकर्स या फिलोसफर्स थे, उनका मेन फोकस होता था सोसाइटी का वेलफेयर होना चाहिए, और इनकी इकोनॉमिक्स हाउस होल्ड के आसपास घूमती थी। एरिस्टोटल ने तो ओकोनोमिया बोला ही है, ये इकोनॉमिक्स है, साइंस ऑफ हाउस होल्ड मैनेजमेंट। हालांकि ज़ीनोफोन ने भी बोला था कि हाउस होल्ड का कंसेप्ट इसने भी दिया था एरिस्टोटल के साथ साथ। ये भी याद रखना आप, ये भी एग्जाम में अगर आए, एरिस्टोटल और ज़ीनोफोन दोनों ने हाउस होल्ड के बारे में बहुत ज्यादा किया। हालांकि एरिस्टोटल का नाम बहुत ज्यादा है हाउस होल्ड मैनेजमेंट में, जिसमें डेफिनेशन भी एरिस्टोटल ने दी कि हाउस होल्ड मैनेजमेंट ही तो इकोनॉमिक्स है। अब सुनो आगे, इनका फोकस होता था लोगों की भलाई, ये बिजनेस के बारे में ज्यादा नहीं बात करते थे, और इनको अलग से एक इकोनॉमिक्स को ये सब्जेक्ट नहीं मानते थे, अलग से सेपरेट सब्जेक्ट, सेपरेट डिसिप्लिन, सेपरेट किताब नहीं मानते थे। सोशल या पॉलिटिकल फिलॉसफी का ही पार्ट ये मानते थे इकोनॉमिक्स है। इकोनॉमिक्स सोशल या पॉलिटिकल फिलॉसफी के अंदर ही आता है। और ये ज्यादा बात करते थे डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस मतलब जो भी रिसोर्सेज आते हैं उनका फेयर और जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा। पुराने जमाने में आपको पता है क्लास डिवीजन था, वेल्थ के, पैसे के बेसिस पे डिवीजन होता था पुराने जमाने में। एक होता था रिच, जिसको बोलते थे हैव्स, दूसरा होता था पुअर कैटेगरी, जिसको बोलते थे हैव नॉट्स। यही तो क्लास डिवीजन पहले चलता था जमाने में, वेल्थ के बेसिस पे। अब वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से हो पुराने जमाने में, इस पे पुराने जमाने के इकोनॉमिस्ट्स बोलते थे, देखो डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस पे ज्यादा से ज्यादा फोकस हो, डिस्ट्रीब्यूट हो इकोनॉमिक्स में, फेयर और जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन हो रिसोर्सेज का। अगर इनके पास ज्यादा है तो कुछ
सब्सिडीज के जरिए इनको दिया जाए। इनके पास ज्यादा है तो गवर्नमेंट के पास ज्यादा, गवर्नमेंट इनसे ज्यादा टैक्स लेगा, इनसे कम टैक्स लेगा। इनके पास ज्यादा है तो ये वाला ज्यादा इसको देगा। इनके पास ज्यादा अपॉर्चुनिटीज है, थोड़े अपॉर्चुनिटीज इनको भी मिलने चाहिए। थोड़ा सोसाइटी में बैलेंस होना चाहिए। ये ज्यादातर इसके बारे में बात करते थे कि वेलफेयर हो सोसाइटी में, सारे लोग उठे, हैव से थोड़ा सा हैव नॉट पे चला जाए। ठीक है ना, ये ज्यादातर बात करते थे किसके बारे में? वेलफेयर के बारे में, एक हाउस होल्ड के बारे में, और डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस मेन फोकस था इनका। लेकिन फिर एडम स्मिथ आता है 18th सेंचुरी एडी में। एडम स्मिथ आता है 18th सेंचुरी एडी का मतलब ये बीसी नहीं है, एडी है। 18th सेंचुरी एडी मतलब 1701 से लेके 1800 एडी तक। इसके अंदर आते हैं, इस 18th सेंचुरी में आता है क्लासिकल एरा। क्लासिकल एरा 18th सेंचुरी से पहले को बोलते हैं प्री क्लासिकल एरा। याद रखना, इस बात को नहीं बोलना, इकोनॉमिक्स का भी अलग अलग एवोल्यूशन हुआ है। 18th सेंचुरी से पहले जो इकोनॉमिस्ट थे वो प्री क्लासिकल एरा। 18th सेंचुरी के बाद आया क्लासिकल एरा। ये देखो 18th सेंचुरी में जब एडम स्मिथ आता है, एडम स्मिथ बिलोंग करता है किस एरा को, किस स्टेज ऑफ इकोनॉमिक्स को? क्लासिकल एरा, जिसमें पैसा पैसा पैसा, वेल्थ वेल्थ, बिजनेस, ट्रेड, प्रोडक्शन, इसके बारे में बात होता था। ओके, बताऊंगा मैं आपको। तो क्लासिकल एरा 18th सेंचुरी, एडम स्मिथ। ये देखो 18th सेंचुरी में क्लासिकल एरा, और बाद में भी एराज आते हैं, नियो क्लासिकल, उसके बाद मॉडर्न साइंटिफिक एरा, उसके बाद कीनीजियन एरा, उसके बाद मॉडर्न इकोनॉमिक्स एरा आता है, और उसके बाद भी आजकल का एरा जो चल रहा है कंटेम्पररी एरा, या इसको बोलते हैं न्यू एज एरा। तो अब मैं कहने का मतलब है, आगे बता दूंगा आपको, फिलहाल समझो इतना कि पुराने जमाने में अलग किताब नहीं मानते थे, लेकिन 18th सेंचुरी में क्या हुआ? डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस पे उतना फोकस नहीं गया। बहुत सारे बोलते थे ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए। 18th सेंचुरी के जब इकोनॉमिस्ट्स आए, जिसमें सबसे बड़ा क्लासिकल एरा, याद रखना जब 18th सेंचुरी में क्लासिकल एरा आया, उसमें बहुत सारे इकोनॉमिस्ट्स है। मैं उनका 10 15 20 इकोनॉमिस्ट्स का नाम नहीं रखना चाहता, यहां पे लिखना चाहता, क्योंकि वो एग्जाम में आएंगे नहीं। उनमें से एक ही नाम याद रखने का, एडम स्मिथ। वो 15 20 बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट्स थे, लेकिन उनमें सबसे इंपॉर्टेंट एडम स्मिथ। एक ही कैरेक्टर आपको याद रखना है। क्लासिकल एरा 18th सेंचुरी में आता है, जिसमें सबसे बड़ा नाम एडम स्मिथ का होता है, और क्लासिकल एरा के इकोनॉमिस्ट्स का मेन फोकस इनका तो ये था, लेकिन उनका मेन फोकस था यहां पे नॉट सेपरेट डिसिप्लिन। उन्होंने बोला नहीं, इकोनॉमिक्स को अलग से पढ़ना है, सोसाइटी को जोड़ के नहीं पढ़ना, पॉलिटिक्स को जोड़ के नहीं पढ़ना, अलग एक डिसिप्लिन होना चाहिए इकोनॉमिक्स का, एक्सटेंसिव स्टडी होनी चाहिए इकोनॉमिक्स पे। इकोनॉमिक्स एक अलग सब्जेक्ट हो, अलग डिसिप्लिन हो, ये क्लासिकल एरा 18th सेंचुरी में बोला गया। और क्लासिकल एरा इकोनॉमिस्ट्स ने बोला इकोनॉमिक्स है साइंस ऑफ वेल्थ। हाउस होल्ड को छोड़ो, वेलफेयर के छोड़ो, ये तो है साइंस ऑफ वेल्थ। क्लासिकल एरा एडम स्मिथ ने खुद बोला कि वेल्थ डेफिनेशन उसने दी है, वेल्थ डेफिनेशन, पैसा है इकोनॉमिक्स, वेल्थ है इकोनॉमिक्स। उसके बाद क्लासिकल एरा बात करता था वेल्थ के बारे में, मार्केट के बारे में, ट्रेड के बारे में, प्रोडक्शन के बारे में, ग्रोथ के बारे में, एक्स्ट्रा के बारे में, पैसा 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 के बारे में। वेलफेयर के बारे में फोकस कम हुआ। बाद में डेफिनेशंस चेंज हुई और वेलफेयर वापस आ गया। इन्होंने 18th सेंचुरी वालों ने क्या बोला? क्लासिकल एरा जो था उन्होंने सिर्फ वेल्थ बोला, वेल्थ वेल्थ वेल्थ, जिसमें एडम स्मिथ मेन कैरेक्टर। लेकिन फिर बाद में वेलफेयर वेलफेयर, फिर आजकल के टाइम पे ग्रोथ, वेलफेयर भी, वेल्थ भी, सब कुछ, और फ्यूचर भी है ना, ग्रोथ ओवर टाइम, फ्यूचर भी, प्रेजेंट भी, सब बताऊंगा सब बताऊंगा सब बताऊंगा। अब हमें पढ़ना है डेफिनिशंस जो एग्जाम में आते हैं। 5 स्टेज ऑफ एवोल्यूशन या 5 डेफिनिशंस आपको याद रखने हैं। सबसे पहली स्टेज ऑफ एवोल्यूशन आती है क्लासिकल एरा, जो मैंने आपको क्लासिकल एरा बोला। क्लासिकल एरा जो है इसको वेल्थ स्टेज बोलते हैं, क्योंकि इन इकोनॉमिस्ट्स ने सिर्फ वेल्थ 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 के बारे में बात की, और इन सभी इकोनॉमिस्ट्स को याद नहीं रखना क्लासिकल एरा में। क्लासिकल एरा में एक ही इकोनॉमिस्ट आपको याद रखना है, वो है एडम स्मिथ, जिसकी डेफिनेशन कौन सी थी वो मैं आपको बता दूंगा। देखो, डेफिनेशन है वेल्थ डेफिनेशन। सवाल अगर आए ये वेल्थ डेफिनेशन किसने दी? एडम स्मिथ ने। कौन सी किताब में दी एडम स्मिथ ने ये डेफिनेशन? वेल्थ ऑफ नेशंस ने। ये किताब कब पब्लिश हुई, या ये डेफिनेशन एडम स्मिथ ने कब दी? किताब में दी, लेकिन कब दी? 1776 में। और एडम स्मिथ ने ये डेफिनेशन किस स्टेज, किस एरा में दी? क्लासिकल एरा में, जिस एरा में सिर्फ वेल्थ को देखा जाता था, वेल्थ था दिमाग में, क्लासिकल एरा।
तो वेल्थ ऑफ नेशंस क्लासिकल एरा में आता है। वेल्थ ऑफ नेशंस बुक एडम स्मिथ की थी। वेल्थ ऑफ नेशंस में वेल्थ डेफिनेशन एडम स्मिथ ने दी। सवाल किसी भी तरह से आ सकता है। अब ये वेल्थ डेफिनेशन क्या बोला एडम स्मिथ ने, वो समझो कि एडम स्मिथ ने क्या बोला इसमें। तो एडम स्मिथ ने बोला इकोनॉमिक्स इज साइंस ऑफ वेल्थ। ये इकोनॉमिक्स है साइंस वेल्थ का। एडम स्मिथ ने वेल्थ डेफिनेशन तो दी और साथ में बड़े इंपॉर्टेंट दो कंसेप्ट्स लाए, लेजिज फेयर का कंसेप्ट और इनविजिबल हैंड का कंसेप्ट। देखो थोड़ा सा मैं आपको यहां पे बताता हूं। लेजिज फेयर का मतलब होता है, एडम स्मिथ ने बोला देखो इकोनॉमिक्स बहुत अच्छी ग्रो होगी अगर लेजिज फेयर होगा, मतलब गवर्नमेंट का कम या बिल्कुल इंटरफेरेंस नहीं होगा इकोनॉमी में। बिजनेस में गवर्नमेंट इंटरफेयर ना करे, लेजिज फेयर, तो इकोनॉमिक्स जबरदस्त चलेगा, ग्रोथ खतरनाक होगी, वेल्थ बहुत ज्यादा होगा, वेल्थ ही वेल्थ होगा। दूसरा इसने बोला देखो गवर्नमेंट होता है कंट्रोल करने के लिए कि मार्केट में कोई भी प्रॉब्लम आ जाए उसको कंट्रोल करे। गवर्नमेंट होता है कि वेलफेयर भी हो, ऐसा नहीं कि अमीर गरीब को लूट ले और गरीब मर ही जाए, थोड़ा वेलफेयर ये गवर्नमेंट ये चीजें देखता है अक्सर। तो इसने बोला देखो आप फिक्र ना करो, इनविजिबल हैंड की वजह से मार्केट खुद ही ठीक होगा। प्रॉब्लम जब आएगी प्रॉब्लम हल खुद ही निकालेगी, मार्केट खुद ही ऑटोमेटिकली हल निकालेगा। गवर्नमेंट फिक्र ना करे, लेजिज फेयर ना हो, गवर्नमेंट फिक्र ना करे, इनविजिबल हैंड का कंसेप्ट देता हूं, मार्केट खुद ही ठीक हो जाता है। और बोला देखो इनविजिबल हैंड में एक और बात देखो, इंसान तो वेल्थ 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 ढूंढेगा, अपना बिजनेस ढूंढेगा, अपना बेनिफिट ढूंढेगा, मगर अनइंटेंशनली वो पूरे मार्केट का या पूरे लोगों का वेलफेयर करता है। गवर्नमेंट वेलफेयर ढूंढता है लेकिन मार्केट खुद ही वेलफेयर करता है। जब गवर्नमेंट नहीं छेड़छाड़ करेगा, एक इंसान अपना बिजनेस करेगा लेकिन अनइंटेंशनली वो बाकी लोगों का भी भला करता है। क्यों? अपने दुकान में वो बेस्ट से बेस्ट माल रखेगा, अपने दुकान में वो एक्सपायरी माल नहीं रखेगा, वेजिटेबल साफ रखेगा, उसकी वजह से लोगों की सेहत बढ़ेगी, तो अनइंटेंशनली सोशल वेलफेयर हो गया। जब बिजनेस होगा, कंपटीशन होगा, कंपटीशन के चक्कर में प्राइसेस ड्रॉप खुद ही ये करेंगे, मार्केट खुद ही अपने आप को संभालेगा और लोगों का भला होगा। प्राइसेस ड्रॉप और बेस्ट से बेस्ट कंपटीशन की वजह से बेस्ट से बेस्ट क्वालिटी, मार्केट खुद ही अपने आप को चलाएगा। इनविजिबल हैंड है, इनविजिबल हैंड का कंसेप्ट ये ऊपर से थोड़ा आइडिया मैंने आपको दे दिया, ठीक है। ओके चलिए एडम स्मिथ की कहानी खत्म। उसके बाद हम बात करते हैं एल्फ्रेड मार्शल आया। एल्फ्रेड मार्शल जब आया, उसने याद रखना, एल्फ्रेड मार्शल ने बोला इकोनॉमिक्स इज आर्ट। आर्ट का मतलब प्रैक्टिकल, जैसे मैंने आपको ऊपर बोला इकोनॉमी इज प्रैक्टिकल अप्लाइड फॉर्म। रॉबिन्स ने बोला नहीं ये साइंस है, हालांकि रॉबिन्स को एडम स्मिथ ने भी सपोर्ट किया, उसने भी बोला ये साइंस है। लेकिन ज्यादातर एग्जाम में जब आता है कि बता ये किसने आर्ट बोला किसने साइंस बोला इकोनॉमिक्स को, रॉबिन्स ने बोला ये साइंस है। साइंस मतलब ये थ्योरी है, ये लॉज है, ये प्रिंसिपल्स है। इसने बोला नहीं ये आर्ट है, ये प्रैक्टिस है, ठीक है ना। तो हालांकि एडम स्मिथ ने इसको मतलब एडम स्मिथ ने भी बोला था कि ये साइंस है, ठीक है ना। एडम स्मिथ ने भी पहले बोला था ये साइंस है, तो रॉबिन्स इसको एक्सटेंसिवली बोलता है ये साइंस है। एल्फ्रेड मार्शल एक्सटेंसिवली इसको बोलता है, अच्छे से खोल खोल के बयान करके बोलता है कि ये आर्ट है। और एक कैरेक्टर याद रखना, जेएम कीन्स बोलता है नहीं ये थ्योरी भी है और ये प्रैक्टिस भी है, ये इकोनॉमिक्स भी है, ये इकोनॉमी भी है। सॉरी, ये थ्योरी तो यहां से थ्योरी भी है और आर्ट तो हुआ प्रैक्टिस, है ना। साइंस हुआ थ्योरी वेरी, ये इकोनॉमिक्स है और ये इकोनॉमी भी हुआ है, इकोनॉमी भी, आर्ट भी है, ठीक है ना। आर्ट मतलब प्रैक्टिकल भी है, अप्लाइड फॉर्म भी है, साइंस मतलब थ्योरी भी है। चलो ठीक है, ठीक है, ये अगर सवाल आए तो आप जवाब दे सकते हैं। फिलहाल एल्फ्रेड मार्शल ने कौन सी डेफिनेशन दी? वेलफेयर डेफिनेशन। बताओ मुझे, सवाल अगर आए वेलफेयर डेफिनेशन किसने दी? एल्फ्रेड मार्शल ने। वेलफेयर डेफिनेशन एल्फ्रेड मार्शल ने कौन सी बुक में दी? प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमी में। किस साल में ये बुक आई या ये डेफिनेशन आई? 1890 में। ओके, किस स्टेज ऑफ इकोनॉमिक्स में ये क्या डेफिनेशन या ये बुक या वेलफेयर डेफिनेशन आई? या एल्फ्रेड मार्शल था? न्यो क्लासिकल एरा। अगर ये भी सवाल आए न्यो क्लासिकल एरा का सबसे जबरदस्त इकोनॉमिस्ट एक नाम बता दो, एल्फ्रेड मार्शल। याद रखना, वेलफेयर ये स्टेज थी, वेलफेयर स्टेज। इसमें वेलफेयर के बारे में ज्यादातर बात होती थी। क्या बात होती थी? देखिए, एल्फ्रेड मार्शल ने बोला वेलफेयर डेफिनेशन में कि इकोनॉमिक्स है इंसान की स्टडी और उसका ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ जो है
जो उसका रोजमर्रा का डेली एक्टिविटी है कि वो कितना इनकम लाता है, कैसे एजुकेशन देता है बच्चों को, कैसे फूड लाता है, क्लोथ्स लाता है, कैसे सेव करता है मनी, कैसे जॉब है उसका, कैसे वो सामान घर के लिए लाता है। ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ में इंसान को पढ़ना, इंसान क्या करता है, किस तरह से ये सब करता है, इंसान जो है वो इंपॉर्टेंट है वेलफेयर डेफिनेशन में। क्योंकि वेल्थ डेफिनेशन में भूल गए थे वेलफेयर के बारे में, सिर्फ पैसा 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 पैसा, इंसानियत खोने लगी थी, तो इंसान के बारे में, इंसानियत के बारे में सोचा वेलफेयर डेफिनेशन में कि ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ में इंसान इंपॉर्टेंट है। इसने बोला वेल्थ तो बस एक जरिया है, लेकिन इंसान मकसद है, इंसानियत मकसद है, वेलफेयर मकसद है, इंसानियत मकसद है, एंड है, वही गोल होना चाहिए, वही एंड होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद रॉबिन्स जो बोलता है, साइंस फिर से देखो, साइंस फिर से इसको, इकोनॉमिक्स को, और उसने स्कैरसिटी डेफिनेशन दी, और उसने स्कैरसिटी डेफिनेशन इस बुक में दी और इस साल में दी, और इस एरा को मॉडर्न साइंटिफिक एरा बोलते हैं, जिस एरा को स्कैरसिटी स्टेज या स्कैरसिटी एरा भी बोलते हैं। ये स्कैरसिटी के बारे में बात करता था, ये वाला एरा। फिर बोला देखो, ये वाला एरा बात करता था वेल्थ के बारे में, फिर आया वेलफेयर वाला। फिर इन इकोनॉमिस्ट्स ने सोचना स्टार्ट किया, नहीं भाई, स्कैरसिटी के बारे में फोकस रखो, कि देखो जो हमारे पास रिसोर्सेस है वो लिमिटेड है, उसके बारे में फोकस रखो। और मॉडर्न साइंटिफिक एरा में एक नाम आपको याद रखना है, सबसे फेमस, रॉबिन्स। और रॉबिन्स की जो डेफिनेशन है वो क्या है, स्कैरसिटी के ऊपर होगी वो। ये साइंस है ह्यूमन बिहेवियर का, रिलेशनशिप बिटवीन एंड एंड स्केयर मींस विद अल्टरनेट यूजेस। मतलब इंसान क्या करता है, व्हाट टू चूज, टू गिव अप, टू चूज, कैसे वो, उसका बिहेवियर कैसा होता है जब भी एंड मतलब अनलिमिटेड वांट्स। एंड तो इंसान के अनलिमिटेड वांट्स है, अनलिमिटेड वांट्स, अनलिमिटेड वांट्स। और सिक्योर मीन्स होते हैं जब मतलब लिमिटेड वांट्स होते हैं। मैंने कहा लिमिटेड वांट्स, सॉरी लिमिटेड रिसोर्सेज, क्या बात करता हूं, सिक्योर मीन्स मतलब रिसोर्सेज, लिमिटेड रिसोर्सेज, यहां से अनलिमिटेड वांट्स। कहने का मतलब यह है इंसान किस तरह का बिहेवियर अपनाता है जब उसके पास अनलिमिटेड वांट्स हो और लिमिटेड मीन्स हो, लिमिटेड रिसोर्सेज हो, और ऊपर से अल्टरनेट यूजेस भी हो, तो इंसान का बिहेवियर उस टाइम स्टडी करने को, उसी साइंस को इकोनॉमिक्स बोलते हैं। ये रॉबिन्स ने बोला। अब उसके बाद जेएम कीन्स ने, कीनीजियन इकोनॉमी एरा का है वो, कीनीजियन इकोनॉमी में जेएन कीन्स जो थे वो मेन जो इकोनॉमिस्ट थे, उसने मैक्रो डेफिनेशन दी। उसने बोला इकोनॉमिक्स जो है वो इनकम, एम्प्लॉयमेंट और आउटपुट, मैक्रो लेवल, इंडिविजुअल छोड़ो, मैन छोड़ो, हाउस होल्ड छोड़ो, इंसान का बिहेवियर छोड़ो, अरे मैक्रो लेवल पे बात करो, पूरे नेशनल इनकम के बारे में बात करो, जॉब के बारे में नहीं, एक इंसान के जॉब के बारे में नहीं, एम्प्लॉयमेंट के बारे में बात करो, टोटल आउटपुट कितना प्रोडक्शन कंट्री या स्टेट या यूटी करता है, मैक्रो लेवल के ऊपर बात करो, माइक्रो लेवल छोड़ो, मैक्रो लेवल पे। इसने ये कंसेप्ट इस किताब में दिया, 1936 में ये किताब आई, ये डेफिनेशन 1936 में ये दी। फिर सबसे मोस्ट एक्सेप्टेड डेफिनेशन है सैमुअलसन की। इसने ग्रोथ डेफिनेशन थी, बोला भाई देखो इकोनॉमिक्स क्या है, बोला इकोनॉमिक्स असल में है स्टडी ऑफ कैसे सोसाइटीज या कैसे इंसान या सोसाइटीज इस्तेमाल करेंगे मिनिमम रिसोर्सेज, सिक्योर रिसोर्सेज, ताकि वो प्रोडक्शन करे गुड्स एंड सर्विसेज का और डिस्ट्रीब्यूशन करे गुड्स एंड सर्विसेज का ओवर टाइम। सबसे इंपॉर्टेंट, इसने बोला अरे मैक्रो वैक्रो ठीक है, लेकिन फ्यूचर का तो सोचो, ओवर टाइम ग्रोथ कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। तुमने तो कंट्री के बारे में सोचा, अब देखो कंट्री ओवर टाइम ग्रोथ कर रही है नहीं कर रही है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है कि अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है। ओवर टाइम प्रेजेंट का नोट करो, फिर फ्यूचर में देखो, और पास्ट का मतलब टाइम के हिसाब से देखो कि ग्रोथ हो रही है कि नहीं हो रही है, बढ़ रहे हैं कि गिर रहे हैं। इसने बोला देखो ये सोसाइटीज कैसे इस्तेमाल करेंगे मिनिमम रिसोर्सेज, और इसने प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज भी बोला, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज किस तरह से होगा और ओवर टाइम कैसे ग्रोथ होगी, इसने ये बताया। हालांकि इकोनॉमिक्स को सिंपल में बहुत बार आप बोल सकते हैं प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजप्शन, ठीक है ना, ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। हालांकि प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, कंजप्शन वो ये सब हम कल के नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको पढ़ाने वाले हैं। इस किताब में बोला इस डेट पे, इस एरा में, जो एरा बात करता था ग्रोथ, टाइम के साथ साथ देखो ग्रो हो रहे हो कि नहीं। उसके बाद फादर और इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज है कुछ, देखिए ये है फादर और इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज। लेकिन एक बात है, वेल्थ ऑफ नेशन इसकी बुक का नाम है, लेकिन फुल नाम अगर आए तो मैं छोड़ना नहीं चाहता कोई पॉइंट। एडम स्मिथ की बुक का फुल नाम था एन एनक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेस ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस। ये पॉइंट याद रख लीजिएगा आप, ओके।
चलो, उसके बाद जो आज का एरा है, चलो ये तो इसका एरा था, ये डेट आप देखो 1948 वाला, लेकिन जो आज का एरा है, जो आप कह सकते हैं 21st सेंचुरी जो आज का एरा है, ये लेटेस्ट स्टेज ऑफ इकोनॉमिक्स है, कंटेम्पोररी एरा या न्यू एज एरा इसको बोलते हैं। और आज के एरा में अगर कोई फेमस, जैसे मैंने हर एक एरा में आपको फेमस पर्सनालिटी बोली, आज के एरा में अगर 21st सेंचुरी का, तो आपको याद रखना है अमर्त्य सेन। चलो आगे आगे हम कहीं ना कहीं इसमें देख लेंगे, फिलहाल हम जाते हैं इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज पे, फादर पे। अगर सवाल आए मॉडर्न इकोनॉमिक्स आपको पता है एडम स्मिथ, मॉडर्न इकोनॉमिक्स का फादर एडम स्मिथ है, पहली ऑप्शन आप ये टिक करेंगे। फिर अगर ये एडम स्मिथ ऑप्शन में नहीं होगा तो कोई बुक पॉल सैमुएल्सन भी लिखता है, लेकिन दोनों अगर ऑप्शन होंगे तो मैंने फर्स्ट प्रेफरेंस एडम स्मिथ को दी, याद रखना। अगर सवाल आए हु इज द फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, तो आप अल्फ्रेड मार्शल पहला टिक करेंगे। फिर अगर अल्फ्रेड मार्शल आपके ऑप्शंस में नहीं था, वहां पे 4 ऑप्शंस थे, बहुत बार क्वेश्चन आया है माइक्रो इकोनॉमिक्स का फादर, वहां पे अल्फ्रेड मार्शल ऑप्शन में ही नहीं था, तब आप टिक करेंगे एडम स्मिथ उसका सही जवाब था। लेकिन अगर दोनों के दोनों थे तो मैंने फर्स्ट प्रेफरेंस इसको दी, इसको सेकंड प्रेफरेंस दी। अल्फ्रेड मार्शल ज्यादातर वाइडली इसको कंसिडर किया जाता है एज माइक्रो इकोनॉमिक्स का फादर, ठीक है। हालांकि बहुत बार एग्जाम में एडम स्मिथ ही ऑप्शन में था, अल्फ्रेड मार्शल तो था ही नहीं 4 ऑप्शंस में, तो आप टिक करेंगे एडम स्मिथ। फर्स्ट प्रेफरेंस, सेकंड प्रेफरेंस, इधर फर्स्ट प्रेफरेंस, इधर सेकंड प्रेफरेंस, ओके। फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, जे एम कीन्स या जॉन मैनॉट कीन्स। न्यू इकोनॉमिक्स का फादर जे एम कीन्स। इकोनोमेट्रिक्स का फादर रगनार फ्रेश। इंडियन इकोनॉमिक्स का फादर याद रखना कौटिल्य भी और दादाभाई नेहरू जी भी कुछ किताबें लिखते हैं, लेकिन अगर देखो ये क्वेश्चन एमसीक्यू आया है, हु इज द फादर ऑफ इंडियन इकोनॉमिक्स, तो सवाल और उसका आंसर कौटिल्य था, 4 ऑप्शंस में कौटिल्य था। अब याद रखना फर्स्ट प्रेफरेंस आपका कौटिल्य होना चाहिए, क्योंकि ज्यादातर इसी को, और ये एग्जाम में आया है, और अभी रिसेंटली बहुत बार एग्जाम्स में आया है, आप गूगल कर लो, ये एमसीक्यूज आए हैं, ओके। दादाभाई नेहरू जी किसी किताब में मेंशन है, तो आपका सेकंड प्रेफरेंस इसका होना चाहिए, सेकंड प्रेफरेंस इसका होना चाहिए, क्योंकि कौटिल्य ने बहुत कंट्रीब्यूशन दिया था इस पे, इकोनॉमिक्स पे। इंडियन वेलफेयर इकोनॉमिक्स जो है अमर्त्य सेन फर्स्ट इंडियन है जिसको इकोनॉमिक्स में नोबेल प्राइज मिला। और इन पर्सनालिटीज के बारे में आपको पता भी है, पढ़ा है आपने हिस्ट्री में, दादाभाई नेहरू जी ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी इसने दी थी। उसके साथ साथ यहां पे इंडियन इकोनॉमिक प्लानिंग का फादर विश्वेश्वरैया, इंडियन इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का फादर पहले प्रेफरेंस आप नरसिम्हा राव को देंगे और दूसरी प्रेफरेंस आप मनमोहन सिंह को देंगे, ओके। उसके बाद इंडिया का न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी जो है मनमोहन सिंह उसका फादर। इंडियन स्टैटिस्टिक्स का फादर है महलनोबिस, जिसने सेकंड 5 ईयर प्लान दिया। प्लानिंग कमीशन में जब हम आपको पढ़ाएंगे तो आपको पता चलेगा, सेकंड 5 ईयर प्लान महलनोबिस मॉडल के ऊपर ही था। उसके बाद वेलफेयर इकोनॉमिक्स का फादर है पिगो, पब्लिक फाइनेंस का फादर है आर मस्ग्रेव, गेम थ्योरी का फादर है जॉन न्यूमैन। अगर ये 3 आप याद नहीं रखना चाहते मत रख लीजिए, कोई बात नहीं, इनके बदले बस ये पॉइंट याद रखना, किसने बुक लिखी इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, तो आपको ये याद रखना है आर.सी. दत्त। बहुत बार ये क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में। अब हम नेक्स्ट लेक्चर आपको कल देते हैं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो कि कैसा ये लेक्चर आपको लगा, और अपना कोई भी क्वेरी या क्वेश्चन हो नीचे बताना। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, सब्सक्राइब करना नहीं भूलना हमारे जेके सिविल सर्विसेज को। और हमारी एप्लीकेशन पे कंप्लीट बैच लेने का तरीका जो है वो स्क्रीन पे है। 700 रुपीज में आपको बेस्ट क्वालिटी कंटेंट A to Z कोचिंग हमारी एप्लीकेशन पे मिलने वाली है। बाकी आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा कि कैसा लगा, उसी हिसाब से हम नेक्स्ट लेक्चर में वो चेंजेस लाएंगे। अगर मुझे कोई जेन्युइन डिमांड बच्चों की तरफ से आज के लेक्चर में कोई प्रॉब्लम लगी तो। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।